जीएस सॉल्यूशन 96 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये परफेक्शन आईएएस की सीरीज का दूसरा वीडियो है। इसकी पहले सीरीज में 53 प्रश्न डाले जा चुके हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर स्पीडी बिहार का करंट अफेयर्स का दोनों सीरीज उपलब्ध है और जो करंट अफेयर्स की नई सीरीज आ रही है स्पीडी की, वो हाल में ही बहुत जल्द आप लोगों के सामने 2-3 दिन के भीतर जो है वो डाल दी जाएगी और परीक्षा के नज़दीक जो है ये स्पीडी सबसे कारगर माना जाएगा। इसके अलावा अन्य सीरीज़ में अभी आपके सामने जो है नई सीरीज चली है, जो एडिटोरिया की सीरीज चली है। इसकी सीरीज़ में करंट अफेयर्स और बीपीएससी का जो सेट चल रहा है उसको बार बार देखिए, ध्यान से देखिए। इस चैनल पे जो है आपको एक कंप्लीट तैयारी मिल जाएगी। खास करके जो भी वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने पहली बार ये चांस लिया बीपीएससी देने के लिए या उत्साहित हैं पूरी तरह से, उन्हें प्रैक्टिस सेट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए इस चैनल पे जितने भी सीरीज़ में वीडियो है उसको बार बार देखते रहिए, अभ्यासरत रहिए और हमें अनुमान है कि इससे आपको प्रश्न पत्र की जानकारी ठीक ठीक मिल जाएगी और उसके अकॉर्ड आप तैयारी कर पाओगे। ठीक है, तो हम चलते हैं 54वें प्रश्न से आपके सामने। ठीक है, आगे दिया कि बियरवेल डिजिटल बैंकिंग भुगतान समाधान बीओबी वर्ल्ड वेब किसने शुरू किया है? तो ध्यान दीजिएगा इसके विषय में क्या कहा गया। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा को बीओबी कहा जाता है। ठीक है, तो हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिजिटल बैंकिंग भुगतान के लिए बीओबी वर्ल्ड वेब नामक एक समाधान लॉन्च किया है। ठीक है, अब देखिए इसका क्या विशेषता है। यह सभी एनएफसी, जिसको नियर फील्ड कम्युनिकेशन कहते हैं, सक्षम उपकरणों में 5,000 रुपये और 10,000 रुपये तक की संपर्क रहित भुगतान सुविधा देगा। ठीक है, यानी बिना किसी कार्ड या बिना किसी जरिए जो है आप आसानी से ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बीओबी द्वारा जो है यानी बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा वर्ल्ड वेब घड़ी, अंगूठी या अन्य रूपों में पहनने योग्य, जो कि कस्टमर्स को अपने शरीर के तापमान, हृदय गति और रक्तचाप की निगरानी करने की अनुमति देगा। यह भी बहुत बड़ा कारगर चीज़ है। ठीक, चलिए, मातृभाषा में नवोन्मेषकों, जिसको इनोवेशन कहते हैं, और उद्यमियों को प्रशिक्षित करने के लिए वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? याद रखिएगा, वर्नाक्यूलर का अर्थ होता है आपकी लोकलिटी, यानी आपका स्थानीय स्तर। ठीक है, तो स्थानीय स्तर पर इनोवेशन प्रोग्राम जो है ये कौन चला रहा है? तो ये नीति आयोग की पहल है। किसकी पहल है? नीति आयोग की पहल है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो हाल ही में नीति आयोग ने नवोन्मेषकों के उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए 22 मातृभाषाओं में वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम चलाई है। ठीक है, खास करके मातृभाषा के संदर्भ में वर्नाकुलर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आपने 1878 में देखा होगा कि एक एक्ट आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसके तहत लोकल भाषा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। भारत इस तरह की पहल शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश हो सकता है जहाँ 22 भाषाओं के साथ अंग्रेजी का एक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र बनाया गया है। ठीक है, 22 अनुसूचित भाषाओं के साथ अंग्रेजी के साथ साथ राजस्थानी भी इसमें शामिल है। अभी आपको बताना है कि 3 बार जो है वह भाषा में संशोधन हो चुका है। कब कब हुआ है कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। दूर संचार विभाग डीओटी ने ग्राहकों के रिकॉर्ड को रखने की अवधि में कितनी वृद्धि की है? तो याद रखिएगा कि ये 1 से 2 साल कर दिया है। ये रिकॉर्ड कितना हो गया है? 1 से 2 साल के लिए। अब इसकी विशेषता देख लीजिए। दूरसंचार विभाग, जिसको डीओटी कहा जाता है, ने ग्राहकों के कॉल डेटा और इंटरनेट उपयोग का रिकॉर्ड रखने की अवधि 1 बरस से बढ़ाकर 2 बरस कर दी है। यानी दूरसंचार विभाग के पास अगर किसी भी प्रकार की आपको ज़रूरत पड़ती है कॉल इन्फॉर्मेशन या किसी निजी सूचना के लिए, तो आप दूरसंचार विभाग के पास जाओगे, 1 साल तक उसका आपका ये टोटल कॉल डिटेल उसके पास होता है। लेकिन अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसको सुविधा के लिए 2 साल तक के लिए कर दिया गया। दूरसंचार विभाग ने इस संशोधन को देश के जनहित और सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्या है इसके विषय में दिया हुआ। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीना पिनाकी मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? तो याद रखिएगा, बीना पिनाकी मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट पाइपलाइन जो है ये एमपी में जो है शुरू किया गया है और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना और बीनापन की बहुउत्पाद पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया है। बीनापन की बहुउत्पाद पाइपलाइन परियोजना की क्षमता लगभग कितना है? 345 लाख मिलीमीटर मीट्रिक टन है। यह मध्य प्रदेश के बीना रेफनेरी से कानपुर पनकी तक फैला हुआ है। ये याद रखिएगा। ये पनकी शहर कहाँ है? तो कहिएगा उत्तर प्रदेश के कानपुर में। ठीक है, नीति आयोग ने 27 दिसंबर 2021 को राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का कौन सा संस्करण जारी किया है? तो याद रखिएगा, नीति आयोग हर साल जो है स्वास्थ्य सूचकांक जारी करती है, जिसमें लिस्टिंग की जाती है किस स्टेट का क्या स्थान है। तो ये 4थी बार किया है नीति आयोग ने।
ठीक है। 27 दिसंबर 2021 को नीति आयोग ने अपने चौथे स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है। यह रिपोर्ट स्वास्थ्य मामलों में वित्त मंत्रालय के 2019-20 के प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया गया, ठीक है। अब देखिए रिपोर्ट का शीर्षक क्या है, राज्य स्वास्थ्य प्रगतिशील भारत, ठीक है। कुल मिलाकर केरल बड़े राज्यों में शीर्ष पर है। स्वास्थ्य फैसिलिटी के मामले में ऐसे भी भारत में सबसे बढ़िया स्थिति केरल की मानी जाती है और छोटे राज्य में मिजोरम सबसे आगे है और केंद्र शासित प्रदेश में दादर नगर हवेली की स्थिति सबसे बेहतर मानी गई है। नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग 2021 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, ये याद रखिएगा IRIIA, ठीक है। अब देखिए कब प्रकाशित किया गया है, तो शिक्षा मंत्रालय का पहल है। नवाचार उपलब्धियों के लिए अटल रैंकिंग जो है ये एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो 29 दिसंबर 2021 को क्या हुआ, सरकार ने नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग 2021 को जारी किया। यह रिपोर्ट देश भर के शिक्षा संस्थानों में नवाचार, स्टार्टअप और उद्यमिता विकास के मामले में 2021 में अग्रणी संस्थानों में सूची देता है। यह रिपोर्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और AICTE द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जिसको ITU कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये फ्रांस के पेरिस में है। इसके अलावा बताना है कि अभी तक फ्रांस में जो है किस किस चीज़ का हेडक्वार्टर है, ठीक। आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ जिसको ITU कहते हैं, भारत के दूरसंचार विभाग ने एक संयुक्त साइबर ड्रिल 2021 का आयोजन किया है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जिसको ITU कहा जाता है की स्थापना 1865 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, यह याद रखना है। ITU का स्थापना पूछ सकता है 1865। छोटे प्रश्न के तौर पर ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं। G20 ट्रोइका 2022 इंडोनेशिया भारत और किस देशों के साथ से बना है, तो याद रखिएगा ट्रोइका में इटली है, ठीक है। अब देखिए क्या विशेषता है इसकी। हाल ही में G20 ट्रोइका में भारत जो है G20 ट्रोइका में शामिल हुआ। इस बार G20 ट्रोइका इंडोनेशिया, भारत और इटली के देशों से मिलकर बना हुआ है। तो G20 ट्रोइका G20 के काम में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान, अगले और पिछले मेजबान देशों से बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि G20 एक स्थानीय सचिवालय के बिना संचालित होता है। तो याद रखिएगा, ये पूछेगा निम्नलिखित में से किस संस्था का स्थायी सचिवालय नहीं है, तो ये याद रखना है आपको G20, ठीक है। G20 समूह दुनिया का प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के देशों को एक साथ लाता है। तो याद रखिएगा, जितने भी डेवलपिंग नेशन हैं, उभरती अर्थव्यवस्था वाले हैं, इन सबों का एक सामूहिक मंच क्या है, G20 है। यह वैश्विक व्यापार का 75% निवेश, यानी पूरे वर्ल्ड में जितना ट्रेड होता है उसका 75% जो है निवेश का 85%, यानी वर्ल्ड में अगर 75 निवेश हो रहा है तो उसका लगभग कह सकते हैं कि 85% हिस्सा जो है इसी G20 समूह से आता है। G20 सम्मेलन 2021 में रोम इटली में हुआ था, 22 में इंडोनेशिया में, और इस 2023 में यानी आगामी आगामी G20 की मीटिंग कहाँ होगी, तो अपना भारत में होगा, ठीक है। इस साल कहाँ हुई है, तो इंडोनेशिया में, ठीक है। इससे पूर्व कहाँ हुई है, तो रोम इटली में, ठीक। हाल ही में मैग्दालेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री को फिर से नियुक्त किया गया है, तो ये याद रखिएगा स्वीडन में बनी है। क्या नाम है इनका, मैग्दालेना एंडरसन, ठीक है। हाल ही में स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री मैग्दालेना एंडरसन को इस्तीफा देने से 4 दिन बाद फिर से नियुक्त कर दिया गया। राजधानी का सबसे बड़ा शहर स्टॉकहोम है। स्वीडन की कुल आबादी 10.4 मिलियन है, जो कि नॉर्डिक देशों में सबसे बड़ी है, ठीक है। और प्रति वर्ग किलोमीटर 25.5 निवासियों की कम जनसंख्या घनत्व है। आपको बताना है नॉर्डिक देश में कौन कौन से देश आते हैं, कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, खोजना है अगर गूगल से, या अगर नहीं जानकारी है तो इससे क्या होगा कि आपकी जो इंटरनल कैपेसिटी है याद करने की या सोचने की वो बढ़ेगी, क्योंकि BPSC ट्रैक से हटकर क्वेश्चन पूछता है और आपको ज्योग्राफिकल आंकड़े तो बहुत जल्दी याद होना जरूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा आंकड़ा आपके पास होना चाहिए कि किस देश के बगल में कौन है, कौन सी झील गुजरती है, कौन सा सागर है, ये सारे आंकड़े रहने चाहिए। ग्लोबल गेटवे ने जिसे चीन की बेल्ट रोड स्ट्रेटजी की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है, किसकी एक पहल है, तो याद रखिएगा यूरोपीय संघ की है। हाल ही में यूरोपीय संघ ने ग्लोबल गेटवे नामक एक परियोजना की घोषणा की है, जो 2027 तक दुनिया भर में सार्वजनिक और निजी बुनियादी ढांचों में निवेश के लिए 300 बिलियन यूरो जुटाने से संबंधित है। इस योजना को चीन की बेल्ट एंड रोड स्ट्रेटजी के जवाब में देखा गया, ठीक है। बेल्ट रोड इनिशिएटिव की शुरुआत चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2013 में की थी। याद रखिएगा, OBOR अगर पूछेगा ये किस पहल की योजना है तो कहिएगा बेल्ट रोड इनिशिएटिव के है, 2013 से शुरू किया गया है। ये चाइना की महत्वाकांक्षी पहल है।
इसके जरिए चाइना कनेक्टिविटी बढ़ाकर जो है सड़क, रेल, जलमार्ग तीनों से जुड़ना चाहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है आपके सामने, अबू धाबी 2021 में 5वें हिंद महासागर सम्मेलन को किसने संबोधित किया? याद रखिएगा, रिम एसोसिएशन होता है। इसको किसने संबोधित किया है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर महोदय ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि 4 दिसंबर 2021 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अबू धाबी में 5वें हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधित किया है। थीम हिंद महासागर, पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और महामारी था। ठीक ना, इंडियन ओशन, इकोसिस्टम, इकोनॉमी एंड एपिडेमिक। ठीक है, सुमेरु ज्वालामुखी जो कि हाल ही में फट गया, कहाँ है? तो सुमेरु ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में। ठीक है, चलिए 4 दिसंबर 2021 को इंडोनेशिया के पूर्व जावा प्रांत में, याद रखना है कि इंडोनेशिया के पूर्व में एक जावा प्रांत है, वहाँ सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है सुमेरु का विस्फोट हो गया है। इंडोनेशिया में इसके अलावा जो है मेरापी सिंगबैंग ज्वालामुखी जो कि सुमात्रा पर स्थित है, अन्य ज्वालामुखी हैं। ठीक है, प्रशांत महासागर में उत्पन्न टाइफून राय ने कितने तटों पर विनाशकारी प्रभाव दिखाया है? या किस तट पर दिखाया है? सॉरी, तो ये याद रखिएगा, ये फिलीपींस का तट है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में 195 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार था तूफान राय का, याद रखिएगा, फिलीपींस को प्रभावित किया गया है। ठीक, यह एक प्रकार का सुपर टाइफून है। यह तूफान, जिसे स्थानीय रूप से ओडेट के रूप में जाना जाता है, इस साल पृथ्वी पर दर्ज किए गए सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक है। तो ये पूछेगा कि वर्ष 2022 में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली तूफान कौन सा रहा? तो आपको क्या देना है? राय। ये कहाँ आई थी? तो ये जवाब देना है फिलीपींस में। ठीक है, चलिए आगे। रफ्तार कितनी थी? 195 किलोमीटर पर आवर। 2019 में एंटी डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने में भारत को कितना स्थान है? तो एंटी डोपिंग में याद रखना है 3रा स्थान है, जो कि बहुत बुरा माना जा सकता है। ठीक है, विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसको वाडा कहते हैं, विटोल्ड बांका इसके अध्यक्ष हैं, के अनुसार 2019 में भारत नियमों के उल्लंघन के 152 मामले, यानी टोटल मामला का 17% केवल भारत में उल्लंघन किया गया। ठीक है, 2019 में डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में भारत 3रे स्थान पर। चलते हैं आगे। 68वां प्रश्न है, पारंपरिक सूप जौमू सूप यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल है। ये कहाँ का है? तो हैती का है। जौमू सूप का संबंध कहाँ से है? हैती से। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इसका डिटेल क्या क्या दिया हुआ है। यूनेस्को ने हैती के पारंपरिक सूप जैमू सूप को अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल किया है। यह सूप हैती के चीज़ों का प्रतीक है, जो कि लंबे समय तक फ्रांसीसी वर्चस्व के तहत दासों तक सीमित था। इसे हैती के फ्रीडम सूप के रूप में भी जाना जाता है। रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त हैदरपुर आर्द्रभूमि कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी उत्तर प्रदेश का हैदरपुर जो है, इसको आर्द्रभूमि के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, हाल ही में पश्चिमी यूपी का जो हैदरपुर आर्द्रभूमि 1971 का रामसर कन्वेंशन में मान्यता दिया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से लगभग 10 किलोमीटर दूर पर हैदरपुर है। ठीक, 6908 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसका निर्माण 1984 में मध्य गंगा बैराज और गंगा नदी के ओट्स से प्रभावित भूमि से हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे अधिकतम डिजिटल स्वास्थ्य आईडी बनाने के लिए सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ जो है राज्य बना है जिसने सबसे ज़्यादा डिजिटल स्वास्थ्य आईडी बनाया है। ठीक है, अब आगे दिया हुआ, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल हेल्थ आईडी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार मिला है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के 16 नवंबर से 12 दिसंबर 2021 तक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2021 को मनाया गया है। इस दौरान देश में सर्वाधिक 53,067 डिजिटल आईडी बनाई गई। ठीक है, चलिए पूछा जाएगा कि 12 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो ये बताना है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। ठीक है, चलते हैं आगे दिया कि तकनीकी अमोनियम नाइट्रेट, जिसको TAN कहा जाता है, विनिर्माण परिसर में आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये याद रखिएगा, ये तकनीकी अमोनिया का जो निर्माण किया जाएगा ये उड़ीसा में किया जाएगा। ये टैन निर्माण कहाँ होगा? उड़ीसा में। 9 दिसंबर 2021 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं बीजेपी जनता दल से गंजाम के गोपालपुर में वर्चुअल प्लेटफॉर्म तकनीक में अमोनियम नाइट्रेट टैन विनिर्माण परिसर की आधारशिला रखी है। यह उत्पादित नाइट्रेट का उपयोग कृषि, उद्योग और खनन जैसे कार्यों में किया जाएगा। ठीक है, 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है।
तो ये याद रखना है, शाहजहांपुर में रखा गया। कहाँ रखा गया? शाहजहांपुर में। ठीक है, चलिए 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला यह एक्सप्रेसवे यानी 594 किलोमीटर लंबा है। उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे से बिहार और दिल्ली को भी फायदा होगा। ठीक है, आसानी रहेगी। इलाहाबाद से या प्रयागराज से अच्छा समय लग जाता है मेरठ के इलाके में जाने के लिए, तो ये एक्सप्रेसवे कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, चलिए भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये हरियाणा में। खेल नर्सरी योजना कहाँ किया गया? हरियाणा। हरियाणा के संबंध में और सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने राज्यों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 को शुरू किया है। इस योजना के तहत ओलंपिक, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल करने के लिए सरकारी, निजी, शैक्षणिक और खेल संस्थानों में खेल नर्सरियां खोली जाएगी। ये तो बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि भारत में अगर खेल को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा तो मेडल ज़्यादा नहीं आएगा। हम जो टेली लिस्ट में 40 के पार दिखते हैं या कभी कभी 70-80 पार दिखते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि खेल का प्राथमिक स्तर पर विकास नहीं होना। ठीक है, जितनी नर्सरियाँ खुलेंगी, जितने बच्चों को अवसर दिया जाएगा, ये उसके लिए फ़ायदा होगा और टैलेंट निखर कर सामने आएगा। नदी उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये गुजरात में। नदी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? गुजरात में। ठीक है, अब इसके बारे में जानिए। 26 दिसंबर 2021 को गुजरात की राज्य सरकार ने राज्य के विकास में नदियों के योगदान को सम्मानित किया है और लोगों को उनके संरक्षण के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से नदी उत्सव शुरू किया। नदी उत्सव पहल गुजरात सरकार, ध्यान देना है यहाँ। ठीक है, चलिए 26 से 30 दिसंबर तक नदियों, पेड़ों सहित प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए राज्य भर में जागरूकता फैलाई जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 75वां प्रश्न है, 27 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने लागत से हिमाचल प्रदेश के मंडी में जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी है? तो ये याद रखना है, ये 11,000 करोड़ है। ये डेटा है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कितना डेटा आप रटेंगे, ऐसा टाइप का बहुत डेटा आपको आगे भी देखने को मिलेगा। 27 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी लागत से हिमाचल प्रदेश की मंडी में जल विद्युत की आधारशिला रखी है? तो 11,000। ठीक है, 27 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया है। ठीक है, इसे लगभग 3 दशकों से लंबित रेणुका जी बांध परियोजना पर आधारशिला रखी गई थी। ठीक है, 29 दिसंबर 2021 को संकल्प स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया। ये कहाँ है? तो संकल्प स्मारक याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, चलिए आगे। 29 दिसंबर 2021 को सुभाष चंद्र बोस के भारत आगमन के 78 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अंडमान और निकोबार में संकल्प स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया। एक पूछा जाएगा किसके नाम पर किया गया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इस स्मारक का उद्देश्य इतिहास की इस महत्वपूर्ण घटना को भारतीय राष्ट्रीय सेना के असंख्य सैनिकों के श्रद्धांजलि के रूप में संरक्षित करना। ठीक है, उस समय याद रखिएगा, काला पानी का सजा जिसको मिलता था उसे अंडमान के सेलुलर जेल में रखा जाता था। अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 22 से 26 दिसंबर तक कहाँ आयोजित किया गया? तो ये MP में हुआ है। कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में 22 से 26 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन हुआ। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य वनोपज से जुड़े लाभार्थियों को वनोपज का बेहतर बाजार, उचित मूल्य उपलब्ध कराना है। भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि देशों के विषय में भी विशेषज्ञ वर्चुअल तरीके से भाग ले रहे हैं। इंडस एंटरप्रेन्योर, जिसको TIE द्वारा ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा, कुमार मंगलम बिरला। ठीक है, रतन टाटा को असम सरकार अभी जो है असम का सर्वश्रेष्ठ सम्मान दे चुकी है। ठीक है, अमेजन के मालिक जेफ बेजोस हैं। एलन मस्क का आप समझते ही हैं, निकोस टेस्ला कंपनी इनकी है। और जो है ब्लू ओरिजिन, या जो भी है देखिएगा, आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है अमेरिका की कौन सी कंपनी का ये मालिक है एलन मस्क। ठीक, आगे दिया हुआ है कि इंडस एंटरप्रेन्योर द्वारा ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? एलन। मैं इसके आंसर जो है आपको पिन करके बता दूंगा। आदित्य बिरला ग्रुप समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला को इंडस एंटरप्रेन्योर द्वारा ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले उद्योगपति हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है, 2021 में नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दिव्या हेगड़े को। ठीक है, तो याद रखिएगा, नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए दिव्या हेगड़े को सम्मानित किया गया। कर्नाटक
कि एक भारतीय जलवायु कार्रवाई उद्यमी जो है दिव्या हेगड़े 2021 में क्षेत्रीय एशिया प्रशांत महिला सशक्तिकरण सिद्धांत समारोह में नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार जीता था। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री चंद्रशेखर ने पहला स्वदेशी सर्वर कहाँ लॉन्च किया है, याद रखिएगा। ये पहला स्वदेशी सर्वर जो लॉन्च किया उसका नाम क्या है, रुद्र। ठीक है। चलिए आगे दिया, हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इलेक्ट्रॉनिक और आईटी राज्य मंत्री चंद्रशेखर ने उन्नत कंप्यूटिंग विकास के केंद्र सीडैक द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी सर्वर रुद्र लॉन्च किया। इसका उपयोग एक निजी कंप्यूटिंग, बैंकिंग और कॉमर्स, तेल और गैस उद्योग, शिक्षा, मनोरंजन आदि के क्षेत्र में किया जाएगा। ठीक है। बी सेंचुरी क्या है, एक विशाल ग्रह जो है इसको बी सेंचुरी कहा गया। ठीक है। क्या है, एक विशाल ग्रह बी सेंचुरी। ठीक है। चलते हैं आगे। है कि हाल ही में चिली के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक विशाल ग्रह का पता लगाया। ये पूछा जाएगा कि ये कहाँ खोजा गया है, तो चिली। ठीक है। इसको बी सेंचुरी नाम दिया गया है। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति से भी 11 गुना बड़ा है। ये पूछा जाएगा। हाल ही में एक नया ग्रह लॉन्च हुआ, इसका नाम क्या है, बी सेंचुरी। यह ग्रह दक्षिण आकाश में 2 चमकीले तारों की परिक्रमा कर रहा है। यह हमारी पृथ्वी से लगभग 350 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है। खगोलीय दूरी की मात्रक जो है ये प्रकाश वर्ष में मापी जाती है, सबसे लंबी दूरी का है। ठीक है। 66 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर का भ्रूण कहाँ से मिला है, ये चाइना से मिला है। ठीक है। चलिए, दक्षिण चीन का जो वांगझाऊ प्रांत है यहाँ पर 66 मिलियन साल पुराना डायनासोर का भ्रूण मिला। ऐसा माना जाता है कि यह भ्रूण दंतहीन थेरोपॉड डायनासोर या ओविराप्टोरसोर, इसे बेबी यिंगलियांग नाम दिया गया। ठीक है। चलिए, उपग्रह जीवान 102E का संबंध किससे है, तो ये याद रखिएगा, चाइना का है। ठीक है। हाल ही में क्या हुआ है कि दिसंबर 2021 में चीन ने एक कैमरे के साथ एक नया उपग्रह लॉन्च किया जो कि 5 मीटर के रिजोल्यूशन से जमीन की तस्वीर ले सकता है। जुआन 102E या 5 मीटर ऑप्टिकल सैटेलाइट 02, इसे उत्तरी चीन के सांक्सी प्रांत में ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है। याद रखिएगा कि चाइना का सैटेलाइट सेंटर का नाम बोले तो ताइवान याद रखना है। ठीक है। कहाँ है, तो सांक्सी प्रांत में है। लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट द्वारा लॉन्च हुआ है। ठीक है। नासा के प्रोब पार्कर को किसकी अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा कि नासा का प्रोब पार्कर जो है ये सूर्य के अध्ययन के लिए गया। ठीक है। किसके अध्ययन, सूर्य। ठीक है। चलते हैं आगे। नासा द्वारा प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान पार्कर पोलर प्रोब ने इतिहास में पहली बार सूर्य के कोरोना को छुआ है। इस क्षेत्र का तापमान लगभग 2 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट बताया है। सो अंदाज कर लीजिए कितना ज़्यादा कोर का टेम्परेचर होगा, 6000 डिग्री सेल्सियस पड़े हैं। ठीक है। अंतरिक्ष यान से 28 अप्रैल को एक बिंदु पर घंटों में 3 बार कोरोना में प्रवेश किया। ठीक है। यानी किरीट ऊपर वाला भाग जो है वही कोरोना कहलाता है। ठीक है। पार्कर सोलर प्रोब ने इसे नासा ने 2018 में सूर्य के बाहरी कोरोना के अध्ययन के उद्देश्य हेतु लॉन्च किया था। ठीक है। अगला है एप्रीट्यूड क्या है। एप्रीट्यूड के बारे में जानते हैं। एप्रीट्यूड क्या है कि HIV के लिए एक दवा है। अभी इसकी इंजेक्शन जो है इस पर रिसर्च चल रहा है, आखिरी स्टेज में है। कारगर रह गया तो बहुत बड़ी बीमारी का इलाज होगा। ठीक है। 20 दिसंबर 2021 को खाद्य और औषधि प्रशासन ने HIV के जोखिम को कम करने के लिए दुनिया की पहली इंजेक्शन योग्य दवा को मंजूरी दे दी है। एप्रीट्यूड एक इंजेक्शन योग्य दवा है। यह दवा HIV की रोकथाम के लिए दैनिक गोलियों का विकल्प प्रदान करती है। ठीक है। महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा महापरिनिर्वाण दिवस ये 6 दिसंबर को मनाया जाता है। अब किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म कब हुआ था, ये कमेंट सेक्शन में देना जवाब। चलिए आगे है प्रश्न। महापरिनिर्वाण का अर्थ मृत्यु के बाद निर्वाण है। द बुद्ध ऑफ और उनके धम्म पुस्तक को पूरा करने के लिए कुछ 3 दिनों के बाबा साहब की मृत्यु हो गई। उन्हें अस्पृश्यता के उन्मूलन के योगदान के लिए एक बौद्धिक शिक्षक माना जाता है। 10 दिसंबर को मनाए गए मानवाधिकार दिवस 2021 की थीम क्या थी। इस बार मानवाधिकार का क्या थीम था, तो वो आप देखिए
इस बार मानवाधिकार दिवस जो मनाया गया है इसकी थीम रही है असमानताओं को कम करना और मानवाधिकार को आगे बढ़ाना। ठीक है। 10 नवंबर 2021 को दुनिया भर में मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया गया है। थीम असमानताओं को कम करना, मानवाधिकार को आगे बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार पर सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार कर लिया है। मानवाधिकार दिवस के तौर पर 4 दिसंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 317वीं पूर्ण बैठक स्थापित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है और भारत में 9 जनवरी को। ठीक है। चलिए, तो 18 दिसंबर 2021 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्रवासियों के अधिकार को सुनिश्चित करना है। वर्तमान में पूरी दुनिया में कुल आबादी का 3% प्रवासी है। हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस किनको सम्मानित करके मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ये जन्मदिन जो है ये चौधरी चरण सिंह को समर्पित है। ठीक है। चल, राष्ट्रीय किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। यह दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह के जन्मदिन पर याद किया जाता है। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और 28 जुलाई 1979 से 1980 तक रहे। याद रखिएगा 14 जनवरी। ठीक है। क्रम पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा 5वां थे। ठीक, चलते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा दिसंबर में 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर 2021 को देश भर में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। देश में उपभोक्ताओं के महत्व और उनके अधिकारों और दायित्वों के बारे में जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य। ठीक है। 24 दिसंबर 1986 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को मंजूरी दी है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया गया। ठीक है। चलिए, स्वदेशी मिसाइल प्रलय को चांदीपुर के अब्दुल कलाम द्वीप में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो याद रखिएगा प्रलय जो है यह सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल। ठीक है। 22 नवंबर 2021 को स्वदेशी मिसाइल प्रलय का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा चांदीपुर के कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। सतह से सतह मार करने वाले इस मिसाइल की मारक क्षमता 500 किलोमीटर है। यह 1000 किलो तक वजनी विस्फोटक ले जाते हैं। ठीक है। बहुत सुंदर है। ये पूछा जा सकता है मारक क्षमता 500 किलोमीटर, कितना वजन ढो सकती है? तो 1000 किलो। ठीक है। ASIGMA ऐप किससे जुड़ा हुआ है? तो ये याद रखिएगा संदेश ऐप से। ठीक है। इसको ये सिग्मा ऐप भी कहते हैं। ठीक है। चलते हैं आगे। 23 दिसंबर 2021 को भारतीय सेना के चीफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने एक आधुनिक मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये सिग्मा सेना सुरक्षित स्वदेशी संदेश अनुप्रयोग है। यह सेना के सिग्नल कोर के अधिकारियों द्वारा विकसित किया गया नई पीढ़ी का आधुनिक वेब है। क्योंकि इनमें से कौन प्रोजेक्ट P-15B के तहत विकसित होने वाला युद्धपोत नहीं है? खुकड़ी। ठीक है। अफ्रीका में भारत सेना का जो है निकालने का प्रावधान जो था ये खुकड़ी में है। परिणाम 5B के तहत विशाखापट्टनम, मार्मा, गोवा, इम्फाल, सूरत नाम के कुल 4 युद्धपोतों का निर्माण किया गया है। 24 दिसंबर 2021 को भारत का पहला स्वदेशी मिसाइल कार्वेट INS खुकड़ी विशाखापट्टनम में डिकमीशन कर दिया गया। CRPF के लिए संस्कारशाला पहल किस उद्देश्य से शुरू किया गया? तो याद रखिएगा सैनिकों को नैतिक प्रशिक्षण देने के लिए संस्कारशाला प्रोजेक्ट चला है। ठीक है। CRPF के सभी यूनिट सेक्टरों में बटालियन में जल्द ही संस्कारशालाएं खोली जाएंगी, जहां आतंकवाद और नक्सलवाद जैसे खतरों से निपटने वाले देश में सबसे बड़े अर्धसैनिक बलों के सैनिकों की नैतिकता सिखाई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा बलों के बीच आत्महत्या के बढ़ते मामलों को रोकना है। याद रखिएगा भारत में बहुत ज़्यादा जो है ये आत्महत्या का स्थिति है, लोग मानसिक तनाव से पीड़ित हैं। कौन से शब्द को शब्दकोश मरियम वेबस्टर द्वारा वर्ष 2021 में शब्द चुना गया? वैक्सीन। याद रखिएगा मरियम वेबस्टर द्वारा कौन सा शब्द को चुना गया? वैक्सीन। ठीक है। मरियम वेबस्टर 2021 में वैक्सीन शब्द। ठीक। पब्लिक सर्विस एथिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? प्रभात कुमार। पब्लिक सर्विस एथिक्स के लेखक कौन है? प्रभात कुमार। ठीक है। चलिए, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने झारखंड के पूर्व राज्यपाल और भारत सरकार के पूर्व कैबिनेट सचिव भरत कुमार द्वारा लिखित पुस्तक लोक सेवा नैतिकता का विमोचन किया। हाल ही में घोषित श्रेष्ठ योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नोडल मंत्रालय है? याद रखना है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय क्या है? नोडल मंत्रालय। ठीक है। चलिए आगे। 5वां अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन 2 दिसंबर 2021 को कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। इस बार अंबेडकर सम्मेलन कहाँ हुआ है? दिसंबर वाला। तो याद रखना है ये नई दिल्ली में। ठीक है। आगे चलते हैं।
आगे है कि सम्मेलन का विषय जो था डिटेल इन ग्लोबल कंटेक्स्ट रीथिंकिंग जेंडर एंड रिलीजन। सम्मेलन में लिंग, धर्म, जाति आधारित भेदभाव की प्रतिच्छेदन प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ दलित समुदायों का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे पता लगाए गए थे। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी NARCL के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? NARCL के अध्यक्ष जो है ये प्रदीप शाह बने हैं। कौन बने हैं? प्रदीप शाह। ठीक है, चलिए। इंड एशिया एंड फंड एडवाइजर्स के संस्थापक प्रदीप शाह को नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। शाह हार्वर्ड में MBA और चार्टर अकाउंटेंट को भारत की पहली और सबसे बड़ा आवास वित्त कंपनी HDFC और रेटिंग फर्म क्रिसिल की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। NRCL ऋणदाताओं की तनावग्रस्त परिसंपत्तियों को लेने के लिए बैंक है, जिसकी घोषणा 2021-22 के बजट में की गई थी। कार्यक्रम सी इज चेंज मेकर किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये याद रखना है, राष्ट्रीय महिला आयोग का पहल है सी इज चेंज मेकर। सी इज चेंज मेकर कार्यक्रम राजनीति में महिलाओं के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया। यह एक क्षमता निर्माण करने का कार्यक्रम है जो क्षेत्रवार प्रशिक्षण संस्थानों को सहयोग देती है। ठीक, यह महिला राजनीतिक नेताओं की क्षमता निर्माण की पेशकश करने और उसके निर्णय संचार कौशल को बढ़ावा देना राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा यह लॉन्च किया गया। ठीक है, चलते हैं आगे। किस देश में 31 साल बाद चीन ने ताइवान के साथ संबंध तोड़ने के बाद पहली बार असेंबली खोला है? तो याद रखिएगा, निराकागुआ। निराकागुआ पहला देश है जिसने 31 साल बाद चीन ने ताइवान के साथ संबंध तोड़ने के बाद पहली बार असेंबली खोला है। कहाँ? निराकागुआ में। ठीक है, चलते हैं आगे। भारत के पहले विदेश विमान वाहक का नाम क्या है? तो ये याद रखिएगा, INS विक्रांत जो है ये विदेशी विमान वाहक पोत है, पहला भारत का है। ठीक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी जिले में बैराज का निर्माण करने के लिए किस नदी पर शुभारंभ किया है? तो याद रखिएगा, कमला। कौन सा नदी है? कमला। ठीक है, चलते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है 17 दिसंबर 2021 को मधुबनी जिले में जयनगर में कमला नदी पर बैराज का निर्माण करने के लिए शुभारंभ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत पटना का स्थान 16वां। याद रखिएगा, ग्रामीण डिजिटल साक्षरता में पटना का स्थान 16वां। ठीक, चलते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत भारत में मधुबनी जिला पहले स्थान पर, दूसरा पर समस्तीपुर, तीसरा पर चंपारण, तीसरा पर पूर्वी चंपारण, चौथा पर पश्चिमी चंपारण, पांचवें स्थान पर मुजफ्फरपुर। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा यात्रियों की बोर्डिंग के लिए चेहरा पहचान तकनीक का उपयोग करता है? याद रखिएगा, बनारस हवाई अड्डा। कौन सा हवाई अड्डा? बनारस। ठीक है, आगे चलते हैं। 2022 में हवाई यात्री अपने बोर्डिंग पास के रूप में फेस स्कैन का उपयोग करते हैं। इस परियोजना को डिजिटल नीति के हिस्से के रूप में लागू किया जाएगा। इस सुविधा को शुरू करने के लिए पहले हवाई अड्डे कलकत्ता, पुणे, बनारसी और विजयवाड़ा में थे। ठीक है, अब क्या विशेषता है इसकी ये देख लीजिए। तो अगर पूछेगा आपको कि कौन सा हवाई अड्डा यात्रियों के लिए बोर्डिंग के लिए चेहरा पहचान तकनीक का यूज करता है, तो बनारस हवाई अड्डा। ठीक है, 2022 में याद रखिएगा ये शुरू किया गया। बाद में अब जो है ये हवाई अड्डा कलकत्ता, पुणे, बनारस, विजयवाड़ा सब जगह हो चुका है, लेकिन पहला जो है ये कौन सा हवाई अड्डा था? बनारस हवाई अड्डा। तो आप लोग लगातार इसी तरह बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, बार बार वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि करंट की इसमें सॉलिड जानकारी है। और ये जो आपने आज 2 वीडियो मिला करके कुल 105 प्रश्न, इनको बार बार पढ़िए। इसकी सीरीज आगे आती रहेगी, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम गारंटी लेते हैं कि परीक्षा की तैयारी आप केवल डिजिटल संसाधन से जुड़े रहिए, यूट्यूब से जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हर तरह की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और बारीक से बारीक चीज़ों को बताया जाएगा, ताकि आप जो है परीक्षा में किसी भी प्रकार की असुविधा महसूस ना करें और ज़्यादातर संभावना हो कि आप पास कर सकें। ठीक है, धन्यवाद। आपका सहयोग इसी तरह बरकरार रहे। दोस्तों के पास ज़्यादातर शेयर सब्सक्राइब करवाते रहिए। ठीक है, आप भी देखिए और दोस्तों को भी प्रेरित करिए। धन्यवाद।